अगली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके आगे का ही था विद्युत अपघटन में। तो विद्युत अपघटन जान लेते हैं क्या है। उसके बाद में ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन, ये हमारा दोनों उसी में था। तो पहला है कि हम विद्युत अपघटन का डेफिनेशन जान लेते हैं। किसी विद्युत अपघटीय जैसे अम्ल, क्षार या लवण, मतलब जैसे तीनों चीज में ले सकते हैं, उदासीन में भी ले सकते हैं। तो अम्ल, क्षार, लवण आदि के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है या हो जाए तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। मतलब जैसे यदि हमारा वो अम्ल में हो या क्षार या लवण में हो या वो गलित अवस्था में मतलब गीला हो, यदि उसमें उस पदार्थ में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके जो अणु होते हैं वो क्या हो, एक दूसरे से टूटकर अलग हो जाएं। तो जो टूट के अलग होने की जो क्रिया होती है ये हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे क्या है कि हमारा H2O है, ये उदासीन हो गया, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, इसमें हम विद्युत अपघटन करा रहे हैं, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करा रहे हैं। तो जैसे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कराएंगे ये क्या करेगा, अपने अणु को तोड़ देगा, मतलब आयन में टूट जाएगा। तो ये जब टूटेगा तो हो जाएगा H2 अलग निकल जाएगा और O2 अलग निकल जाएगा, या ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि जो H है हमारा ये धन होता है और ये जो होता है ये हमारा ऋण होता है, ठीक। तो वैसे ही बोल सकते हैं इसमें एनोड और कैथोड के, ठीक है, पृथक होने की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक। ऐसे ही क्या करेंगे NaCl में, तो Na हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा टूट के, और Cl अलग हो जाएगा, तो ये Cl2 हो जाएगा। इसके ऊपर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है। ऐसे हमारा Al2O3 टूटेगा तो Al अलग हो जाएगा और प्लस O2 अलग हो जाएगा, तो ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ठीक। तो जो विद्युत अपघटन में क्या होता है, उसके आयन को क्या करना, उसके आयन में तोड़ने की जो घटना होती है वही हमारा विद्युत अपघटन कहलाता है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, आगे 2 से इसमें गुणा करा दीजिए, ये हमारा 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ बराबर हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम आगे 2 से गुणा करा दे रहे हैं, यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। यहाँ पर देखिए NaCl में Na1 है, Cl यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हो गया, तो Cl इधर साइड में 2 करने के लिए हम आगे 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 NaCl हो गया। तो Cl की संख्या वहां पर बराबर, यहाँ पर बराबर, Na की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आगे 2 से गुणा करा दीजिए, 2 Na हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं Al2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Al यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, Al यहाँ पर 2 हो गया, Al यहाँ पर 2 हो गया। O की संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर O की संख्या 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से यदि गुणा करा देंगे तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 से गुणा कराएंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। यदि आप ऐसा ध्यान रखिए कि अगर O यहाँ पर 3 है और उस साइड में O की संख्या 1 या 2 है तो हम पर क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर आगे 2 से गुणा करा दोगे, 2 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। अब Al की संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 हो गया, तो यहाँ पर हम Al की संख्या 4 कर देंगे, ये बराबर हो गया। तो विद्युत अपघटन में क्या होता है, उसके एनोड और कैथोड दोनों की तोड़ने की प्रवृत्ति जो होती है की घटना जो होती है उसी को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का मतलब होता है कि वह अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा ही होते हैं, संपन्न होते हैं। तो वह अपक्रिया जो प्रकाश के द्वारा संपन्न होते हैं या प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं उसे हम प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल को लेते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, पत्ती मतलब हमसे क्या करने जा रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। तो जब हम पत्ती की परिणित मतलब क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति और सूरज की किरणों की उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाती है तो हमारा क्या ग्लूकोज प्राप्त होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो जैसे हम जानते हैं ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो 6 करने के लिए यहाँ पर 6 से गुणा कर देते हैं, तो 6 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, 6 दूनी 12 हो गया, तो ऑक्सीजन अभी रुके रहते हैं। अब हाइड्रोजन की बारी देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा 12 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है,
6 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया, कार्बन बराबर हो गया। ऑक्सीजन की बारी देखते हैं, 6 दूनी ये 12 हो गए यहाँ पर, और 6 ये 12 और 6 18, 18 में से 6 तो इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 12 बचा है। तो 12 करने के लिए क्या करें, 6 से इधर गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 इधर हो जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। ठीक, तो 6 12 18, मतलब ये भी हमारी क्या हो गई, बैलेंसिंग हो गई। तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया का मतलब हो कि जिसमें प्रकाश की उपस्थिति हो और प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई क्रिया कर रहा है तो उसे हम प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। या किसी उत्पाद मतलब अभिकारक के सामने तीर के ऊपर लिखा हो सूर्य की प्रकाश या सनलाइट की रिप्रेजेंट या उपस्थिति में, तो वहां पर ध्यान रखिए आप सब की प्रकाश रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या करते हैं, प्रकाश की जब उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बहुत जल्द ही हमें HCl प्राप्त हो जाता है। ठीक, यदि हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया नहीं कराते हैं, किसी बंद कमरे में रख देते हैं या कहीं ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां प्रकाश की किरण वहां पर ना पहुंचे, तो यह क्रिया अति मंद होती है। अति मंद का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे क्रिया करेगी, बहुत धीरे धीरे क्रिया करने में ये HCl बनाने में लगभग 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल भी ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए HCl प्राप्त करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक को हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रिप्रेजेंट में क्रिया कराते हैं। जैसे क्रिया कराते हैं ये हमें बहुत जल्द ही तेज प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करके हमें HCl प्राप्त हो जाता है। अब इसकी बैलेंसी देख लेते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो आगे 2 से हम क्या कर दे रहे हैं, गुणा करा दे रहे हैं। 2 से गुणा कराने पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर प्राप्त हो गया और 2 क्लोरीन यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब देखते हैं AgCl3। अब AgCl3 में क्या करेंगे, जब सूर्य की प्रकाश की क्रिया होती है तो ये टूट जाता है, तो Ag हमारा अलग हो जाएगा, ठीक, और Cl हमारा टूट के अलग हो जाएगा, Cl2 निकल जाएगा। अब बैलेंसिंग की बात आती है, तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो आगे 2 से गुणा कर दो, इसकी संख्या 6 हो गई। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 से गुणा कर दो, इसकी संख्या 6। Cl बराबर हो गया, Ag यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Ag 1 है, आगे 2 से गुणा कर दो, संख्या हमारी बराबर होगी। अब देख लेते हैं हम ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर क्या क्या होता है। ठीक है, तो ऊष्मीय वियोजन में ताप बढ़ाने से कोई क्रिया होती है, मतलब कोई क्रिया हम करवा रहे हैं, अभिकारक को लेते हैं और क्रिया करा रहे हैं, तो उसमें जब तक हम ताप नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो क्रिया नहीं होगी। या रिएक्शन के तीर के ऊपर लिखा रहता है ऊष्मा या ताप लिखा रहे, तो वहां पर आप ध्यान रखिए कि वो ऊष्मीय वियोजन क्रिया हो रही है। दूसरा है इसमें उत्पाद के अणु जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। वियोजन मतलब ऊष्मीय वियोजन में जब कोई अभिकारक, जैसे ये अभिकारक हमारा, और जो अभिकारक बन जाएगा तो अभिकारक बनने के बाद जो उसमें वियोजन का उत्पाद होता है, ये हमारा उत्पाद होता है, तो जो उत्पाद होगा वो उत्पाद हमारा क्या होगा, उदासीन होगा, ना तो उसमें धनायन होगा ना ऋणायन होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तीसरा है ऊष्मीय वियोजन के लिए माध्यम, मतलब जब ऊष्मा वियोजन जब होती है, कोई क्रिया कराई जाती है तो इसमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जल की इसमें उपस्थिति नहीं होती है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं होती है सब में क्या होता है, कोई ना कोई एक माध्यम होता है। तो क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन में कोई माध्यम नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हम सब आयनिक वियोजन में। आयनिक वियोजन में पहला है पदार्थ को जल में घोलने से होता है, मतलब आयन, अगर किसी भी अभिकारक का हमें आयन निकालना है, आयनिक वियोजन क्रिया कराना है, तो पहले उस पदार्थ को 2 रूप में लाइए, या तो गलित अवस्था में ले आइए या तो उसे जल में घोल दीजिए। जब जल गलित या जल में घोल देते हैं तो जब उसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके जो आयन होते हैं वो टूट के अलग हो जाते हैं, जैसे ये सारी चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या किया गया है, इन सबको गलित अवस्था में लाया गया है, या तो लिक्विड फॉर्म डायरेक्ट पानी की अवस्था में लाकर विलयन की अवस्था में, फिर इसका क्या किया जाता है, जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो सारी चीजें क्या होती है, उसमें टूट जाते हैं। और जब ये टूटते हैं तो देखिए कुछ धनायन है कुछ ऋणायन है। ठीक, तो इसमें कोई ना कोई चार्ज रहता है, या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। ठीक है, तो उत्पाद के अणु क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। आवेशित का मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज होता है, चाहे धन का रहे चाहे ऋण का रहे। तीसरा पॉइंट है इसमें माध्यम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये क्रिया में जब तक जल नहीं डालेंगे तब तक विद्युत अपघटन कराएंगे तो कोई क्रिया नहीं होती है। जैसा कि अभी हम सब आगे बढ़ चुके हैं, तो अब देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया
पूरे अभिक्रिया में इंपॉर्टेंस है सबसे ज्यादा। तो इस अभिक्रिया में हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या होता है कि कोई अभिक्रिया हम कराते हैं तो परमाणु का जो समूह होता है, उसका जो समूह होता है, तो उसका समूह एक तरफ से, ठीक, कुछ क्रिया के साथ रिएक्शन करता है, कुछ को निकाल के बाहर करता है, ठीक। तो इसी के दौरान हम सारी क्रिया को देखते हैं। जैसे कि इसकी डिफिनेशन थे, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु के समूह मूलक के स्थान पर अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह में जुड़ जाते हैं तो वह प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब क्या कहना है कि कोई एक रिएक्शन दिया हो और उसके साथ में किसी और को उसमें क्या कर दें, ऐड कर दें, और जैसे ऐड करें तो जो पहला आदमी था वो पहला आदमी दूसरे, जैसे दो आदमी हैं, एक आदमी इधर है और ये आदमी इसके दो फ्रेंड सर्किल हो, ठीक। तो क्या हो रहा है, इसमें रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इसमें पहला आदमी मान लेते हैं, ये पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, ठीक। तो क्या करें, अगर ये ज्यादा ताकतवर आदमी रहेगा तो ये दो में से ये भी ताकतवर आदमी, ये थोड़ा कमजोर आदमी है, तो कमजोर आदमी क्या करेगा कि जैसे ये आदमी आएगा इसके पास, जैसे कमजोर आदमी वहां से चला जाएगा और दो ताकतवर आदमी ऐसे आपस में मिल जाएंगे। तो ये अभिक्रिया केवल क्या करता है, किसी के प्रबल मतलब उसके क्रियाशील के ऊपर डिपेंड होता है कि किसका ज्यादा क्रियाशील है, तो उसके अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, यहाँ दूसरा डिफिनेशन में कह सकते हैं, जिन अभिक्रिया से अधिक अभिक्रियाशीलता, मतलब जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया से अधिक क्रियाशीलता तत्व कम क्रियाशील तत्व के उसके यौगिक के जलीय विलयन में से विस्थापन कर देते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे ज्यादा समझ में आएगा, ये उसका एक बढ़ता हुआ क्रम मान लेते हैं, ठीक। तो बढ़ता हुआ नहीं, घटता क्रम मान लेते हैं, घटता क्रम है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले पोटेशियम, मतलब जो पोटेशियम है ज्यादा पावरफुल है, किससे पावरफुल है ज्यादा, सोडियम से। सोडियम किससे ज्यादा पावरफुल है, कैल्शियम से। कैल्शियम ज्यादा पावरफुल किससे है, मैग्नीशियम से। मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा पावरफुल ये है, इसके बाद ये पावरफुल है, फिर इसके बाद ये ज्यादा पावरफुल है, फिर ये पावरफुल है, फिर धीरे धीरे सीक्वेंस ऐसे नीचे बनते हुए चले गए हैं। यदि कहीं पोटेशियम लिखा है और उसके साथ में Al के साथ क्रिया अगर कराई जाए तो क्या करेगा कि पोटेशियम वहां से नहीं हटेगा, लेकिन AU वहां से क्या करेगा, हट जाएगा। तो ये जो क्रिया होती है हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे रिएक्शन में देख लेते हैं, एक विलयन दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, और उस कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर रहे हैं, एक हम जस्ता मतलब जिंक का प्लेट डालते हैं, टुकड़ा डालते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक हम डालते हैं तो क्या करता है कि यहां से कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर को अलग करने का मतलब हुआ कि ये हो जाएगा हमारा ZnSO4 और प्लस Cu। तो Cu क्या किया कि जो ये विलयन था, ये क्रिया ये कहती है कि जो विलयन है पहले से, उसमें से क्या करना, कम क्रियाशील वाले आदमी को निकाल के बाहर कर देना, और जो अधिक क्रियाशील वाला आदमी होता है वहां पर क्या होता, ऐड हो जाना, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, एक कॉपर अलग हो गया, क्योंकि कॉपर अलग क्यों हो गया, क्योंकि जिंक ज्यादा पावरफुल है, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग दे देते हैं। देखिए कॉपर यहां पर है और जिंक यहां पर है, कितने लोग से, एक दो लोग से ज्यादा पावरफुल है, मतलब जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या है, कम है, और जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है। तो जिंक की ज्यादा क्रियाशीलता है तो कॉपर का स्थान कौन ले लिया, जिंक ले लिया है, तो कॉपर के स्थान पर जिंक हो गया, और यहां पर क्या कर दिया, ZnSO4 बना दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, मतलब जिंक सल्फेट और कॉपर आ गया। ऐसे देख लेते हैं, इसमें हम सब जिंक वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जिंक है तो Zn और H2SO4 लिखा हुआ है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्या करते हैं, जिंक की क्रिया कराते हैं, तो क्या करता है, जिंक फिर से जाके स्थान पे ले लेता है, तो ZnSO4 बन जाता है और प्लस H2 बाहर निकाल देता है, ठीक। तो क्या हुआ कि जो H है हमारा Zn से क्या है, 2 नंबर नीचे है, क्योंकि Zn यहाँ पर है और H हमारा यहाँ पर है। तो Zn की जो क्रियाशीलता है, इलेक्ट्रिक पावर जो होता है Zn की ज्यादा होता है, हाइड्रोजन की कम होता है। तो वहां पर क्या करता है, Zn H के स्थान पे लेता है और H को बाहर निकाल देता है। तो इसमें क्या होता है कि पावर देखी जाती है, उसकी एनर्जी लेवल देखी जाती है। तो जिसकी ज्यादा एनर्जी लेवल होगी वो जाकर दूसरे के स्थान पर बैठ जाएगा, जिसका एनर्जी लेवल कम है तो वो अपना स्थान छोड़कर चला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं Fe वाला,
वहां पर देखिए Fe कहाँ है हमारा, Fe हमारा यहाँ पर है और कॉपर हमारा ये है, तो Fe क्या है, कॉपर से ऊपर है, तो ऊपर है मतलब उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, तो क्रियाशीलता ज्यादा है तो Fe के स्थान पे क्या होगा, कॉपर के स्थान पे हमारा Fe आ जाएगा, तो FeSO4 और प्लस ये जो कॉपर है, कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो जो ये बाहर निकल रहा है, एक एक तत्व बाहर जो निकल रहा है, ये जो तत्व निकलने की जो घटना है, जैसे कॉपर यहाँ निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, ये कॉपर निकल गया, तो यही जो निकल के अलग हो जाती है वही क्या होती है, विस्थापन होती है। विस्थापन का मतलब किसी दूसरे स्थान पर जाकर रुक जाना। हम नीचे देखते हैं, ये लिखा है Ag प्लस CuSO4। अब देखिए Ag कहाँ है, Ag तो नीचे है और Cu ऊपर से ऊपर है, तो क्या करेगा, ये क्रिया ही कोई नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, इसकी क्रियाशीलता कम है और इसकी क्रियाशीलता इसकी क्रियाशीलता कम है, इसकी क्रियाशीलता कम है, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा है, ये ज्यादा हो जाने के कारण ये कम से क्या करता है, क्रिया नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन होगा यहाँ पर। फिर यहीं पर वही काम होगा, क्या होगा, AU है, तो AU देखिए सबसे नीचे है और H सबसे ऊपर है, तो इससे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक। तो ये हमारी क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट अभिक्रिया करनी है, जैसे कि अभी पढ़े, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसके आगे का थोड़ा सा है, ठीक है। तो इसी प्रकार कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फेरिक मतलब आयरन और जिंक आदि क्रियाशील धातुएं अम्लों तथा जल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। हाइड्रोजन को विस्थापित का मतलब कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक है, ये क्या करेंगे, पहले क्रिया करेंगी, चाहे अम्ल से या जल से। तो जैसे ये अम्ल या जल से क्रिया करती हैं तो वहां से क्या करती हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकालती हैं, ठीक है। तो जो चीज को बाहर निकाल दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन कहते हैं, ठीक। तो यहां से हम कर रहे हैं, तो पहले क्या करते हैं, कैल्शियम को ले लिए एक, और कोई एक एसिड ले लेते हैं, मान लेते हैं HCl ले लिए, तो इससे जब क्रिया कराएंगे कैल्शियम को HCl से, तो क्या करेगा, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक। तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र ये होता है CaCl2, और वहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो वहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, यदि हम आगे से गुणा कर देंगे तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या किया, देखिए एक हमने क्या किया, कैल्शियम को लिए और एक अम्ल को लिए, तो जब दोनों क्रिया कराने के पश्चात क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो हाइड्रोजन बाहर निकलने की जो क्रिया होती है क्या होती है, हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैग्नीशियम को ले लीजिए आप, और कोई भी क्रिया ले लीजिए, मान लेते हैं हम सब H2SO4 ले लिए हम। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, MgSO4 बनाएगा, ठीक। और उसके साथ में क्या निकालेगा, H2 हाइड्रोजन गैस को निकालेगा, ठीक। अब क्या कर ले, हम सब ले लेते हैं, आप जिंक को ले लो, Zn और HCl ले लेते हैं। तो Zn के साथ जब HCl करेगा तो क्या करेगा, ZnCl2 और प्लस H2, ठीक। तो ये सारे क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को विस्थापित करते रहेंगे। यदि हम क्या कर लें, कैल्शियम को ले लें और HOS से क्रिया कराएं, HOH का मतलब होता है H2O, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया गया है। ये थोड़ा सा आसान रहता है H2O लिखने से कि हमें कैल्शियम और ऑक्साइड के अणु आसानी से दिखाई दे देते हैं। तो कैल्शियम के पास कितने, 2 प्लस होते हैं, इसके ऊपर 1 माइनस होता है, इसलिए क्या करेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा OH का होल ट्वाइस, और यहाँ से क्या करेगा, 2 से जब गुणा करेगा तभी 2 OH होगा, तब ब्रैकेट में होगा, और ये 2 हाइड्रोजन बाहर H2 ऐसे निकल जाएगा, ठीक। तो ये घटना इसकी होगी, ठीक। तो जब क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये सब क्या है, क्रियाशील धातुएं होती है, जब अम्ल या जल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो ये होते हैं, इनसे क्या करते हैं कि जब ये अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, क्षार के साथ क्रिया करते हैं, तो इनका जो बिहेवियर होता है कैसा होता है। तो देख लीजिए, हम सब देखते हैं कि एक ले लेते हैं हम सब Ki और प्लस Cl2 की क्रिया करा दें, ठीक। तो Ki और Cl2 देख लीजिए, यहाँ पर जो Cl है, Cl क्या है, इसका मतलब होता है पहले ज्यादा है, Cl ज्यादा है किससे, I2 सबसे लास्ट में है, तो क्या करेगा, जो I है I को बाहर कर देगा, तो I हमारा क्या हो जाएगा, I2 बाहर हो जाएगा, और I के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, हमारा Cl हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर क्या किया कि ICl सबसे आगे मतलब ज्यादा पावरफुल है, किससे I से ज्यादा पावरफुल है, तो I के स्थान को क्या किया Cl ने छीन लिया, तो छीन के क्या किया अपना खुद ही बैठ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 Cl है, तो यहाँ पर 2 से गुणा मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 से, तो 2K हो गया और 2 Cl हो गया। ठीक, तो 2K Cl यहाँ पर हो गया, I2 वहां पर निकला है, यहाँ से 2 से गुणा कर दीजिए, बैलेंस हमारा बराबर हो जाएगा। ऐसे क्या करते हैं हम सब और ले लेते हैं Br2 ले लिए। ठीक, और Br2 के बाद में क्या कराएंगे, मान लेते हैं Br2 के बाद HCl से रिएक्शन करा दें। अब Br2 HCl से रिएक्शन तो कर नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो Cl है बड़ा है किससे Br2 से, तो जो Cl है बड़ा है Br2 से, तो जो छोटा होता है वो बड़े का स्थान नहीं ले पाता है, तो जब बड़े का स्थान नहीं ले पाता तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे नो रिएक्शन। ठीक, मतलब कोई क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये प्रतिस्थापन क्रिया हो गई है। अब हम पढ़ते हैं अगला क्रिया।